हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास जो हमने करी थी, मुझे पता है कि थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियोस अपलोड करने में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर ही मेरी मैरिज हुई है, तो एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करा था हमने ऑडिट में। तो उस टॉपिक में हमने असर्शंस के बारे में समझा था, इंडियन गैप के बारे में समझा था, असर्शंस के बारे में समझा था। ठीक है, थोड़ा सा बस रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी आगे आने वाले टॉपिक्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए, असर्शंस में बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिस्पेक्ट में कोई भी स्टेटमेंट देना होता है, रिप्रेजेंटेशन देना होता है, वो मैनेजमेंट देता है। जो ऑडिटर जिसे कंसिडर करता है, जिसे बेस बनाता है अपने ऑडिट करने के लिए, अपना खुद का प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाते हुए ऑडिट करने के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। द बेसिक मीनिंग बिहाइंड assertion is that management gives a statement that such and such techniques are used by them in preparing the financial statements. Such and such accounting practices are being followed by them. Such and such policies are being used in preparing financial statements. And those statements are recorded by the auditor. And those statements help the auditor in initiating the audit of financial statements. बेसिकली वो ऑडिट करने में पूरी तरह से हेल्प करती है। एक बेस लेवल क्रिएट होता है कि अच्छा, स्टेटमेंट्स रिसीव हो गई, ऐसे ऐसे प्रिपेयर हुआ है, ऐसे ऐसे मेथड्स फॉलो हुए हैं। उसके बाद ऑडिटर देखता है कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, इसमें क्या मिसस्टेटमेंट हो सकती है। ये सारी चीज़ें उसके बाद कंसिडर होती हैं, असर्शंस मिलने के बाद। फिर मैंने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट जो है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्लेम करता है कि कंप्लीटनेस कैसी है, कट ऑफ क्या क्या लिया गया है। कट ऑफ जैसे डेडलाइंस होती हैं, बैलेंस शीट डेट्स होती हैं, उनके रिस्पेक्ट में। और इसके अलावा अकरेंस है। अभी हम लोग ने इसमें इनकम स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में भी देखा था, बैलेंस शीट के रिस्पेक्ट में भी देखा था। ठीक है, क्या देखा था? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के रिस्पेक्ट में कंप्लीटनेस क्या है, क्या क्या एग्जिस्टेंस, किस किस आइटम का क्या एग्जिस्टेंस है। जैसे फिक्स्ड असेट्स हैं तो उनका अकरेंस हुआ है, कंपनी में खरीदे गए हैं, बिजनेस में खरीदे गए हैं, रिकॉर्डिंग भी हुई है। वैल्यूएशन है तो वैल्यूएशन किस वैल्यू पे रिकॉर्डिंग हुई है, हिस्टोरिकल वैल्यू पे हुई है, बुक वैल्यू मेथड फॉलो हुआ है कि मार्केट वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन कैसे किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कंपनी का है तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या है। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में हमने असर्शंस को क्लासिफाई करते हुए पढ़ा था। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या असर्शंस हो सकते हैं, ठीक है, वो देखे थे, उसके एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। और उसके अलावा बैलेंस शीट के आइटम्स डिस्कस किए थे। सॉरी, बैलेंस शीट के आइटम्स नहीं, बेसिकली असर्शंस डिस्कस किए थे कि बैलेंस शीट में जितने भी हेड्स होते हैं, असेट्स हो गए, लाइबिलिटीज हो गए, शेयर होल्डर्स फंड हो गया, या इक्विटी हो गया, या कैपिटल हो गया, उसमें कैसे कैसे असर्शंस आते हैं। ठीक है, उस हिसाब से क्या एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट देता है। जैसे एग्जिस्टेंस है तो असेट्स लाइबिलिटीज का बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है बैलेंस शीट डेट पे, पीरियड एंड पे। कंप्लीटनेस है तो असेट लाइबिलिटीज इक्विटी बैलेंसेस हमेशा से जो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी वो रिकॉग्नाइज हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, जिन्हें रिकॉर्ड करना जाना चाहिए था उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है प्रॉपर तरीके से, और उन्हें प्रॉपर पीरियड पे, सही पीरियड में उन्हें रिपोर्ट किया। ये नहीं कि पिछले साल का था तो इस साल रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई लाइबिलिटी थी, पिछले साल के क्रेडिटर थे, इस साल रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वैल्यूएशन भी अकॉर्डिंगली किया गया है। जैसे इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री का AS2 के हिसाब से किया है। ठीक है, एक्सेप्टेबल वैल्यूएशन हो, फीफो हो या वेटेड एवरेज हो। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये प्रॉपर चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर है तो अब जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट का खर्चा, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो एम्प्लॉय बेनिफिट के खर्चे जो होते हैं उसमें ऑपरेटिंग जनरल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ पर्सोनल, ये 3 हेड्स में डिस्क्लोजर हो। ये नहीं कि इकट्ठा एक ही साथ सारे खर्चों को पाइल अप कर दिया है, ठीक है, ये चीज़ फॉलो नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। अच्छा, आज जो हम करेंगे ना डिस्कशन, इसके बाद का करेंगे बैलेंस शीट कैप्शंस का करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये शेयर कैपिटल बेसिकली है क्या। देखिए, बैलेंस शीट के हेड्स आप सबको पता है, ठीक है, उसमें सबसे पहले जो हमारी नज़र जाती है ऑडिट करते टाइम, ठीक है, वो जाती है शेयर कैपिटल पे। कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोप्राइटरशिप भी होती है छोटी सी, उसका बिजनेस इनिशिएट कैसे होता है, कैपिटल से होता है। कंपनी है तो इनिशिएट कैसे होता है, कैपिटल से होता है। अब कैपिटल कैसे इशू होता है, देखो प्राइवेट कंपनी में तो वहाँ में होता क्या है, प्राइवेट कंपनी में ज़्यादातर मेजॉरिटी बेसिस में रिलेटिव्स बनाते हैं, कंपनी फॉर्म करते हैं, उसमें वो लोग खुद अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, फंड कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका खुद की शेयर होल्डिंग दिखाते हैं कि 10% शेयर होल्डिंग इस पर्सन की है, 5% इस पर्सन की है, 15% इस पर्सन की है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, या फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू करती है अलॉटमेंट करने से पहले। देखो, कोई भी कंपनी जब शुरू करती है तो वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। क्या करती है, आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ लॉन्च करती है, उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, पब्लिक से फंड रेज करना। क्यों फंड रेज करना है, क्योंकि उसे कैपिटल चाहिए अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। तो वो एक प्रॉस्पेक्टस बनाती है, उसमें सारी कंडीशंस लिखी होती हैं, कैसे कैसे लोग जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, अलग अलग शेयर कैटेगरी होती है, ठीक है। उसमें भी अलॉटमेंट जो होता है, अब जैसे किसी ने मान लो 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो ज़रूरी नहीं है उसको 5000 एग्जैक्टली शेयर्स मिले, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे भी मिल सकते हैं। मान लो 4500 शेयर्स मिल जाएं या 3500 शेयर्स मिल जाएं। तो प्रोस्पेक्टस में सारी कंडीशंस होती हैं कि अलॉटमेंट कैसे होगा, किस प्रोजेक्ट पे कंपनी काम करेगी, किस किस प्रोजेक्ट पे वो बेसिकली इस फंड को यूटिलाइज करेगी, ठीक है, और क्या उसकी लिमिट्स होंगी। जितना जितना एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है वो कंपनी यूज करती है अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए, अपने एम्स, अपने गोल्स के लिए, अपने जो भी उनको एक्विजिशंस करने हैं उनके लिए। बाकी अगर किसी का एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव होता है कंपनी को, तो कंपनी उसे रिफंड कर देती है। तो अब इसमें ऑडिटर को पूरा अटेंशन देना पड़ेगा, उसे हर एक पार्ट देखना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस कब इशू हुआ, एप्लीकेशन मनी, अच्छा शेयर इशू हुए, फिर उसके बाद एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ, किस डेट पे रिसीव कितने कितने हुए, किस हिसाब से अलॉटमेंट हो रहा है। फिर अगर किसी को फुल अलॉटमेंट नहीं हुआ है, पार्शियल अलॉटमेंट हुआ है मान लो शेयर्स का, तो उस केस में जिस पर्सन को, मान लो जिस शेयर होल्डर को हुआ है, क्या उसे बाकी अमाउंट रिफंड कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया है। और इसमें कंपनीज अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी करती है, अंडर राइटर्स होते हैं बड़े बड़े, उनके साथ अग्रीमेंट करती है कि कुछ शेयर्स जो हैं आप खरीद लीजिए, ठीक है। तो वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है, उसे भी देखना पड़ता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये तो शेयर कैपिटल का है, ठीक है। अब इसमें ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, यहाँ पे वो डिफाइंड है कि कैसे ऑडिट प्रोसीजर्स कैरी आउट होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें एज एन ऑडिटर ये चेक करना है कि शेयर कैपिटल एग्जिस्ट कर रही है पीरियड एंड पे, क्योंकि बहुत सारी बोगस कंपनीज बीच में फॉर्म होने लगी थी जब से वो स्कैम 1992 भी हुआ था, तो उसके बाद से भी, और वैसे भी बोगस कंपनीज फॉर्म हो रही थी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा क्या शेयर कैपिटल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। तो हमें इसमें बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर्स देखने होते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है शेयर कैपिटल देखते टाइम, पीरियड एंड बैलेंस को हम वेरीफाई करते हैं। जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट होगी, अब जैसे फाइनेंशियल ईयर इस समय 1920 का ऑडिट चल रहा है, तो हम सबसे पहले
फाइनेंशियल ईयर 18-19 का क्या क्लोजिंग बैलेंस है। कोई भी ऑडिट शुरुआत करने से पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस को टैली करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उससे हम इस साल के यानी कि 19-20 फाइनेंशियल ईयर के ओपनिंग से वेरीफाई करेंगे और हर एक बैलेंस चेक करेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल तो देखिए वैसे भी चेंज नहीं होता है कंपनीज में, और उसमें अगर इंक्रीज होता भी है, वो जैसे ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज करना है तो वो फिर मेमोरेंडम में चेंज करना पड़ता है कंपनीज के। तो ऑथराइज्ड कैपिटल को वेरीफाई कर लो एक बार, उसके बाद कितना इशू हुआ है उसमें से कितना पेड अप है। ठीक है, इशूड कैपिटल कितना है, कितना हमने इशू किया है, शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है, उस हिसाब से किस किस शेयर के रिस्पेक्ट में हमें अमाउंट रिसीव हुआ है, तो वो इन टोटलिटी बनता है पेड अप कैपिटल। वो हमें देखना होगा। अगर कोई चेंज नहीं है प्रीवियस ईयर से तो एक रिटन कंफर्मेशन लेना होता है कंपनी सेक्रेटरी से कि कोई चेंजेस नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर में। अगर कोई चेंज है तो वेरीफाई करना होता है पेड अप कैपिटल पीरियड एंड पे, क्या वो ऑथराइज्ड कैपिटल की लिमिट्स में है या नहीं है। बेसिकली होता क्या है, देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल मान लीजिए 1 करोड़ की है और पेड अप कैपिटल जो है मान लो 1.5 करोड़ की हो रही है, तो ये चीज अलाउड नहीं है। पेड अप कैपिटल हमेशा से ऑथराइज्ड कैपिटल की लिमिट्स में होना चाहिए। देखिए कंपनी को मेमोरेंडम क्या ऑथराइज कर रहा है, कंपनी को मेमोरेंडम ऑथराइज कर रहा है कि आप इतना पैसा रेज कर सकते हैं, मान लो 1 करोड़ रुपए रेज कर सकते हैं कंपनी में बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। लेकिन कंपनी जो है मान तो रही है, ठीक है 1 करोड़ रुपए रेज कर रही है, लेकिन जितना अमाउंट उसे शेयर्स के रिस्पेक्ट में रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है 1.5 करोड़, तो वो चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। 50 लाख यानी कि जो बैलेंस एक्सीडिंग अमाउंट है ना, वो कंपनी को वापस करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को जिनसे पैसा लिया है, वो उन्हें रिफंड करना पड़ेगा। पेड अप कैपिटल कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल के ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो एक तो पहले 3 पॉइंट्स आप लोगों को समझ आए कि पीरियड एंड बैलेंस टैली करो, चेंज नहीं है अगर तो रिटन कंफर्मेशन लो कंपनी सेक्रेटरी से कि कोई चेंजेस नहीं है कैपिटल में। फिर उसके अलावा अगर कोई चेंज है तो वेरीफाई करो पेड अप कैपिटल पीरियड एंड में, वो ऑथराइज्ड कैपिटल की लिमिट्स में हो। जितने भी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं कंपनी में डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर्स की, ठीक है, अगर उनमें ये डिस्कशन होता है कि शेयर कैपिटल इंक्रीज होना है, वो भी कौन सा शेयर कैपिटल इंक्रीज होना है, ऑथराइज्ड इज द मेन शेयर कैपिटल। एक चीज ये समझ लीजिए कि ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब हुआ एक कैप, एक लिमिट सेट कर दी है, एक सीलिंग लिमिट कि इससे ऊपर कंपनी रेज नहीं कर सकती है, इतना ऑथराइज्ड है। अगर ऑथराइज्ड कैपिटल को लेके बोर्ड मीटिंग्स होती हैं कि इसे बढ़ाना है या घटाना है, तो उसके रेस्पेक्ट में कॉपीज ले लो, बोर्ड मीटिंग्स की कॉपीज ऑडिटर को लेनी पड़ेगी। अब देखिए एक एक हम आइटम को ऑडिट कर रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट के एक एक आइटम को ऑडिट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको हर एक एक चीज चेक करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये तो हो गए आपके मेन ये 4 पॉइंट्स, ठीक, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं इन केस ऑफ फ्रेश इशू मेड इन द करेंट ईयर, check with compliance of Companies Act with regard to return of allotment, minimum subscription, minimum application money to be collected। देखिए अगर मान लीजिए करेंट ईयर में फ्रेश इशू हो रहा है तो हमें उसमें ये देखना है कि कंपनीज एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स शेयर इशू से रिलेटेड फुलफिल हुई हैं कि नहीं, उसके लिए आपको कंपनीज एक्ट रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ है, वो आप फाइनल में पढ़ेंगे, सी फाइनल में अलाइड लॉ में उसका पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है। फ्रेश इशू को लेके, शेयर इशू को लेके जो जो सेबी की फॉर्मेलिटीज होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इतना अमाउंट। देखिए कंपनीज में होता क्या है, जब वो शेयर इशू करती है ना अपना पहली बार,
तो उनके लिए लिमिट तो होती है ऑथराइज कैपिटल की, एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है कि इतना तो शेयर इशू होना ही चाहिए, इतना पैसा तो रिसीव होना ही चाहिए, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कलेक्ट होने की रिक्वायरमेंट। फिर एक अलग से बैंक अकाउंट बनाया जाता है जिसमें सारे शेयर होल्डर्स का पैसा रिसीव किया जाता है। सेपरेट बैंक अकाउंट होता है, शेयर होल्डर्स अपने पर्सनल अकाउंट में वो पैसा रिसीव नहीं करते हैं और ना ही डायरेक्टर्स रिसीव करते हैं। फिर कैसे अंडर राइटिंग कमीशन पे करनी है, तो इन सब चीज़ों को लेके ऑडिटर को कंप्लाइंसेस देखने पड़ेंगे कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तभी तो इतने सारे एक्ट्स हैं। ठीक है, ऑडिट करना भी आपको पूरी नॉलेज लेके चलना पड़ता है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट करना है, एक एक बैलेंस शीट आइटम, इनकम, पीएनएल के जितने आइटम्स हैं उनको ऑडिट करना है। तो आपको रिक्वायरमेंट सब चेक करनी पड़ेंगी, भले ही वो कंपनी हो, भले ही प्रोप्राइटर हो, ट्रस्ट हो, फर्म हो। ठीक है, कंप्लाइंसेस चेक करने पड़ेंगे। फिर कोई भी शेयर डिस्काउंट पे तो नहीं इशू हुआ है पहले, फिर भी डिस्काउंट की एंट्रीज हम लोग पढ़ते थे, क्लास 12 तक भी हम करते आ रहे हैं। शेयर अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, लेकिन उस पर भी कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, डिफाइंड है, सेक्शन 53, जिसमें वो अलाउ नहीं करते हैं कि शेयर इशू हो डिस्काउंट पे। ठीक है, और अगर शेयर इशू हो रहे हैं कैश पे, वैसे तो सारा अमाउंट बैंक में रिसीव होता है, लेकिन मान लीजिए कैश में अगर शेयर इशू हो रहे हैं कैश पे, मान लीजिए शेयर इशू है और कैश रिसीव हुआ, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, प्रमोटर्स को मान लीजिए शेयर इशू कर दिया उनकी सर्विसेज के लिए, या फिर अंडर राइटर्स को शेयर इशू कर दिया। ठीक है, उनको कमीशन पे करनी थी तो अंडर राइटर्स को कमीशन के बदले शेयर इशू कर दिया, तो दिस इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये सब चीजें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ये इतना डिटेल में तो समझ गए होंगे आप लोग कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर उसके बाद सेबी की रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। ठीक है, सेबी के बारे में किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ। बेसिकली सेबी फॉर्मुलेट हुई है इंडियन कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, सेबी है क्या? सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जिसे इंडियन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। यानी कि जो स्टॉक मार्केट होता है ना, उसमें जितने भी शेयर ट्रेडिंग होती है, जितने भी कंपनीज के शेयर ट्रेड होते हैं, ठीक, चाहे वो एनएससी में हो, बीएससी में हो या कोई और स्टॉक एक्सचेंज में हो इंडिया में, उसे रेगुलेट सेबी करता है। उसका बेसिक मोटिव यही होता है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करो, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, कोई भी कंपनी गलत फायदा ना उठा पाए, अनड्यू एडवांटेज ना ले पाए इन्वेस्टर्स का। तो वो कंपनीज पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है कि वो सिस्टमैटिक मैनर में ऑपरेट करें। ठीक है, शेयर इशू करना है तो सेबी के रूल्स होते हैं, किस तरह से पैसा कलेक्ट करना है, कहाँ पे डिपॉजिट करना है। ठीक है, इन सब में सेबी का एक तरह से बैकअप रहता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो सेबी के गाइडलाइंस देखनी होती हैं। और जो भी एमसीए के फॉर्म्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बेसिकली एक साइट है, आप लोग जाइएगा, वहाँ पे कंपनी से रिलेटेड आपको कोई डिटेल्स चाहिए, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, कि इसमें कौन कौन डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, कंपनी कब फॉर्म हुई, कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, कंपनी का नाम सर्च करिए या सिन नंबर सर्च करिए, आपको कंपनी के बारे में डिटेल्स मिलेंगी, डायरेक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के डिन नंबर के बारे में, तो ये सब चीज़ें मिलेंगी। और अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने तो उसकी कुछ फी लगती है, फी पे करने के बाद आप फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं। तो बेसिकली कॉपीज लेनी होती है ऑडिटर को फॉर्म्स की, जो भी फॉर्म्स कंपनी फाइल कर रही है एमसीए में, जैसे SH7 होता है फॉर इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल, फॉर्म PAS 3 होता है फॉर इंक्रीज इन पेड अप कैपिटल। ठीक है, फॉर्म CGPR होता है FDI के लिए, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है, किसी नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर को पैसा लगाना है कंपनी में, तो उसके लिए अलग फॉर्म होता है। ठीक है, और फिर कितनी सिक्योरिटीज कंपनी इशू कर रही है, उसका इशू प्राइस कितना है, ये सारी डिटेल्स एक फॉर्म में जाती हैं। उसके रिस्पेक्ट में फॉर्म्स एमसीए में फाइल होना कंपलसरी है।
फिर अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो क्या कंपनी ने उसे प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है, उसकी फी और स्टैम्प ड्यूटी पे होती है एमसीए को, क्योंकि आप फॉर्म भर रहे हैं, आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप फी भी पे करेंगे एमसीए को। अब देखिए डिस्काउंट के बारे में तो बता दिया कि डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं हो सकते हैं, लेकिन मान लो अगर प्रीमियम है, ठीक है, प्रीमियम पे तो हो सकते हैं। और जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स होती है, ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर अमाउंट पे शेयर अगर कंपनी इशू कर रही है कैश में या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उसे बोलते हैं कि कंपनी ने शेयर इशू किया है प्रीमियम पे, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कंपनी जो है, जो भी अमाउंट प्रीमियम के रूप में रिसीव होगा कंपनी को, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो भी, क्योंकि शेयर इशू हो रहा है प्रीमियम पे, नॉमिनल वैल्यू से ऊपर अमाउंट पे शेयर इशू हो रहा है, ठीक है, तो फेस वैल्यू से ऊपर शेयर इशू हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी अमाउंट कंपनी को रिसीव होगा वो कंपनी ट्रांसफर करेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे। कहाँ ट्रांसफर करेगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे, ठीक है। और उसमें कोई कंडीशंस नहीं है कि शेयर इशू करने हैं, प्रीमियम पे आराम से कंपनी शेयर इशू कर सकती है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कंपनी को। लेकिन बस यही एक पॉइंट इसमें आ जाता है कि प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे पैसा सारा जाएगा और पर्पस जाएगा, उसमें ये रीज़न लिखना पड़ेगा कि ये अमाउंट किस चीज़ में यूज़ होना है। बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं देखिए कंपनी पे, जब से वो सत्यम वाला केस हुआ है, ठीक, फिर स्कैम हुआ 1992 वाला, हर्षद मेहता वाला, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए हैं कंपनीज पे। फिर अगर शेयर कैपिटल रिडक्शन हो रहा है, शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उसके भी अलग रूल्स लगेंगे, उसके भी रूल्स अप्लाई होंगे, है ना। बस ध्यान ये रखना है कि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं करने हैं, प्रीमियम पे तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, ठीक है, तो वो किस पर्पस में यूज हो सकता है, ये बात यहाँ पे लिखी गई है, किस पर्पस में उसे यूज किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है कि मेंबर्स जो है कंपनी के, अगर उन्हें फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करना है, बोनस शेयर बेसिकली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इशू किए जाते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के, उन्हीं को ही बोनस शेयर्स जैसे कंपनी इशू करती है कभी कभी, ठीक है, एज अ प्रमोशनल एक्टिविटी, ठीक है, उस रिस्पेक्ट में कंपनी इशू करेगी। तो बोनस शेयर अगर इशू करने हैं कंपनी को, मेंबर्स को, कंपनी के मेंबर्स को, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट यूज कर सकती है कंपनी, ठीक। फिर अगर कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बेसिकली कौन से हुए, जो कंपनी ने सबसे पहले इनकर किए थे जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, ठीक है, प्रमोटर्स के टाइम पे जो खर्चे करे थे, तो उन्हें खत्म करने के लिए वो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट यूज कर सकती है। अगर कोई खर्चे हुए हैं या कमीशन पे हुई है या डिस्काउंट अलाउ हुआ है शेयर इशू करने में या डिबेंचर इशू करने में कंपनी के, तो उन खर्चों को खत्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज हो सकता है, ठीक। या फिर शेयर्स खुद के खरीदने में, बायबैक, कई बार ऐसा होता है कंपनी बायबैक अनाउंस करती है कि हम अपने खुद के शेयर्स खरीदें, तो उसमें भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज हो सकता है। अब देखिए एक पॉइंट इसमें डी पॉइंट ये कहता है कि प्रीमियम प्रोवाइड करना ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और ऑफ डिबेंचर ऑफ कंपनी। अब इसका क्या मतलब हुआ? कुछ टर्म्स आपको हो सकता है इतने इजीली ना समझ आए, तो अब रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देखिए
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब रिटर्न करते हैं, वापस करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी फिक्स डेट पे, ठीक है, या फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, उसे बोलते हैं रिडेम्पशन, ठीक। और उसमें क्या होता है, प्रीमियम अगर जो पे करना होता है ना रिडेम्पशन पे, मान लीजिए वापस कर रहे हैं लेकिन एक इस अमाउंट पे कर रहे हैं जो थोड़ा सा ऊपर है नॉमिनल वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू से थोड़ा ऊपर अमाउंट पे हम शेयर कैपिटल वापस कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, अमाउंट वापस कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उस पर जो प्रीमियम पे करना होगा वो हम कैसे पे कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज करके, ठीक। अब इन सब चीज़ों में ऑडिटर को क्या वेरीफाई करना होता है कि जो भी प्रीमियम रिसीव हुआ है शेयर्स में, क्या वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, और इन सब चीज़ों में ही क्योंकि वो अकाउंट यूज हो सकता है, तो ऑडिटर को ये देखना होगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इन्हीं सब चीज़ों में यूज हो रहा है, इन्हीं सब पॉइंट्स में यूज हो रहा है जो अभी हम लोग ने डिफाइन किए, जो अभी मैंने आपके सामने रखे, एक्सप्लेन किए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट किन किन चीज़ों में यूज हो सकता है। अब हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्या कंपनी फर्दर इशू ऑफ शेयर्स में यूज कर सकती है एफपीओ निकालने के लिए, तो वो आप कहोगे नहीं, शेयर इशू कर सकती है लेकिन बोनस शेयर्स कर सकती है, वो भी मेंबर्स को कंपनी के, ठीक है, एफपीओ के फॉर्म में नहीं कर सकती है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब देखिए शेयर इशूड एट डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 53 के हिसाब से कंपनी जो है डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन अगर स्वेट इक्विटी होता है, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना होता है, तो उस केस में कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है। अब स्वेट इक्विटी क्या होता है, आप लोगों ने नाम सुना है इसका, देखिए इसमें जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है स्वेट इक्विटी, एक तरह से ये ऐसे शेयर्स होते हैं ना जो कंपनी के एम्प्लॉयज को इशू होते हैं, डिस्काउंट पे इशू होते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज को, ताकि वो और अच्छे से काम करें, एक तरह से मोटिवेशन किया जाता है उनको स्वेट इक्विटी इशू करके कि देखो हम तुम्हें शेयर्स इशू कर रहे हैं, तुम और अच्छे से काम करो, ठीक है। तो उस रिस्पेक्ट में ये शेयर्स इशू होते हैं और डिस्काउंट पे होते हैं, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयज वैसे ही काम कर रहे हैं तो कंपनी उनको कुछ तो बेनिफिट देगी ना, मार्केट प्राइस पे अगर उनको शेयर दे देगी तो उनको फर्क क्या पड़ेगा, वो कहेगा भाई हमें चाहिए ही नहीं, हम क्यों लें शेयर आपसे, आप मार्केट प्राइस पे ही दे रहे हैं, इसलिए वो डिस्काउंट पे इशू करते हैं। तो अब इस केस में अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है डिस्काउंटेड प्राइस पे तो वो वॉइड होगा, लेकिन अगर स्वेट इक्विटी में वो डिस्काउंट लगा रही है तो वो वॉइड नहीं होगा, वॉइड यानी कि इनवैलिड, ठीक है। अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रवीन करती है, फॉलो नहीं करती है सेक्शन के प्रोविजंस को, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी को फाइन देना पड़ेगा, कितना, which may extend to an amount equal to amount raised through the issue of shares at a discount or 5 lakhs whichever is less। जितना अमाउंट कंपनी ने रेज किया है शेयर्स इशू करने में डिस्काउंट पे, या फिर 5 लाख रुपए whichever is less, इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो कंपनी को फाइन के रूप में पे करना पड़ेगा। उसके अलावा कंपनी ने जितना पैसा लिया है शेयर होल्डर्स से सारा का सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट कितना लगेगा, 12% पर एनम। कब से लगेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, जिस दिन शेयर्स इशू हुए, ठीक है। और किनसे इंटरेस्ट, किनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिन पर्सन्स को शेयर्स इशू हुए हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, कंपनी को अगर कंपनी कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करती है तो उसके ऊपर फाइन लगेगा, जितना शेयर इशू किया है डिस्काउंट पे उतने अमाउंट का, या फिर 5 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, ठीक है, जितना अमाउंट रेज किया है, समझे। उसके अलावा कंपनी को सारा का सारा पैसा जितना मनी रिसीव किया है इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। उस डेट से लगेगा जिस दिन शेयर्स इशू किए हैं, और उन पर्सन्स को पे करेगी कंपनी जिनको शेयर्स इशू किए हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से शेयर कैपिटल का ऑडिट माना जाएगा। समझ गए आप लोग। अब देखिए ये है बहुत बड़ा
अभी यहाँ पे शेयर कैपिटल को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, रिडक्शन ऑफ कैपिटल है, ठीक है, क्या क्या डिस्क्लोजर्स होते हैं। उसके बाद टॉपिक स्टार्ट होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस का। अभी इसमें ऑडिटर को ये भी देखना होगा कि कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है शेयर कैपिटल में पूरे साल में। मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तो सेम है, लेकिन बीच में मूवमेंट हुआ है तो वो एंट्रीज चेक करनी पड़ेंगी। फिर अगर कंपनी ने शेयर इशू तो नहीं किया डिस्काउंट पे, मीटिंग के मिनट्स देखेंगे। मान लीजिए कंपनी को देखो वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन सीक्रेटली अगर कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर रही है, बुक्स में नहीं दिखा रही है, तो मीटिंग के मिनट्स देखो, किस तरह की बातें रिकॉर्ड होती हैं वो देखना पड़ेगा कंपनी को, सॉरी ऑडिटर को, कंपनी में किस तरह की बातें हो रही है। अब यहाँ से जो बात हुई है वो स्वेट इक्विटी की हुई है। स्वेट इक्विटी शेयर्स में क्या क्या देखना होता है, फिर कैपिटल अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसमें क्या वेरीफाई करना है, और इसके अलावा क्या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है इक्विटी शेयर्स के लिए। जो डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से क्या वो कंपनी ने करे हैं, और यही सब चीज़ें ऑडिटर को देखनी होती हैं। ठीक, तो आज के लिए हम इतनी रखेंगे क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और रिजर्व्स एंड सरप्लस पढ़ेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। Do not forget to follow me on Instagram by the name CA Jyoti Tutorials। उस पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और उस पर भी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से विल बी गोइंग विथ रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहले शेयर कैपिटल कंप्लीट करके फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो थैंक यू।